रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने की चुनावी जनसभा। कहा, भीड़ को देखकर यह तय नहीं हो पा रहा कि प्रचार सभा या विजय रैली। उत्तराखंड में चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, 24 घंटे बिजली मिलेगी, वो भी जीरो बिल में। रुड़की के झबरेड़ा में विधायक ने किया कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा को बताया वॉशिंग मशीन। उत्तराखंड में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू। गढ़वाल मंडल में 65 और कुमाऊं मंडल में बनाए गए 205 केंद्र। चंपावत में ग्रामीणों की समस्या का हुआ समाधान। बीते दिनों लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का किया था ऐलान। सड़क और पानी की समस्या का था मामला। डीएम के आश्वासन से ग्रामीण हुए सहमत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्रपुर के मोदी मैदान से विजय शंखनाद रैली में हुंकार भरी। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को शंख भेंट किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पहाड़ी टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले देवी देवताओं को नमन करते हुए अपना संबोधन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में बिजली 24 घंटे मिले और बिजली का बिल जीरो हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए केंद्र सरकार ने सोलर पैनल योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें सरकार मदद भी कर रही है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। उन्होंने कहा कि नीयत सही तो नतीजे भी सही। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे बीच नैनीताल लोकसभा सीट से उन्होंने लोकसभा का आह्वान किया है जनता के लिए। और उन्होंने जिस तरीके से आज आपने देखा यहाँ पर जल सैलाब आया है, ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जीतने जा रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और माननीय मोदी जी को जो रिस्पॉन्ड करा है यहाँ की जनता ने कि इस बार उनको 5 लाख वोटों के ऊपर से जिताना है हर सीट को, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं देवतुल्य जनता का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने 2 दिन की शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम हमको मिला था और उसके बाद भी यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए। मैदान कम पड़ गया। मोदी जी ने मन से ये बात कही कि हमने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक लोग यहाँ पर आए हैं। देशवासियों के साथ है और माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार सभी को अपना परिवारजनों का एक विषय बताया कि सब परिवार मेरे ही परिवार के लोग हैं और उनके सरकारों में नेतृत्व में जिस प्रकार जन कल्याण योजनाओं का लाभ लेकर आम आदमी का जीवन स्तर सुधरा है। एक अपने में मंगलवार को रुद्रपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। रुद्रपुर के मोदी मैदान से पीएम मोदी ने जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को मंच से जनता के सामने रखा। इस विशाल शंखनाद रैली के सफल आयोजन से भाजपाइयों के चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के चेहरे की रौनक न जाने कहां खो गई है। भाजपा नेता जहां प्रधानमंत्री की रैली के बाद ऊर्जावान खुद को महसूस कर रहे हैं, तो कांग्रेस पीएम की रैलियों को लेकर जमकर जुबानी हमला कर रही है। देखिए, पिछले 10 साल से हम एक ही ढर्रे पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं। देश के शहर शहर घूमते हैं और अपने मन की बात लोगों पर थोपने का काम करते हैं। इस समय अब 10 साल के आपके कार्यकाल के बाद, आपको मैंडेट 10 साल तक देने के बाद उत्तराखंड सवाल पूछने के मूड में था, अपने मन की बात प्रधानमंत्री को सुनाने के मूड में था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक भी सवाल का जवाब दे पाए। लोकसभा चुनाव बेहद पास है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए जोर आजमाइश करने में लगी हैं। एक और जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी का उत्तराखंड का दौरा है,
तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कई सवाल किए, जिसमें उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड, अग्निवीर योजना, पेपर लीक सहित बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी इन सवालों का जवाब देंगे तो प्रदेश की जनता उनकी आभारी रहेगी। मणिपुर की आदिवासी बहनों के साथ दुराचार हो रहा था और तमाम ऐसी बातें, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उन सब वैसे मौकों पर तो मोदी जी ने उन बच्चों को, उन बच्चियों को अपना परिवार नहीं समझा। लेकिन उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के जो सवाल हैं, उनके परिवार का जो सवाल है, उसको न्याय देने की बात है, या फिर जो सड़कों पर लगातार जो बहनें, उत्तराखंड की बहनें, जो पहाड़ी इलाकों की बहनें हो, मैदानी इलाकों की बहनें हैं, जो प्रदर्शन कर रही हैं, आखिर उन सवालों का जवाब आज मोदी जी देंगे कि नहीं। बुधवार को रुद्रपुर के मोदी मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में एक युवा आकर्षण का केंद्र रहा। यह युवा हनुमान जी की वेशभूषा धारण कर आया था और प्रधानमंत्री की जय जयकार के नारे लगा रहा था। इस युवा ने दावा किया है कि वह प्रधानमंत्री की हवेली में जाता है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जनता के हित में काम हुए, उससे एक बड़ा संदेश गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन भाजपा से आगे कोई नहीं है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हरिद्वार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। बता दें कि बीजेपी ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम को हरिद्वार लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने उनके सामने पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा। देखिए, हरीश रावत जी से तो हमारी कोई चुनौती है ही नहीं। हम तो कांग्रेस से हमारी लड़ाई है, हम कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी सामने कोई नजर आ नहीं रहा है। जब नजर आ जाएगा तो फिर उसके बारे में कुछ बोला जा सकता है। और काफी दावेदार है। ठीक है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नजर नहीं आ रहा है। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल मंगलवार को देवप्रयाग संगम में पूजा अर्चना करते हुए मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके। गोदियाल ने भगवान शिवराम की तपस्थली रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में भी पूजा की, जिसके बाद उन्होंने देर शाम कीर्तिनगर और श्रीनगर चौरास में जनसंपर्क करते हुए जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से कभी भी अंकिता भंडारी के पक्ष में एक शब्द तक उनके मुंह से नहीं निकला। पौड़ी के रामलीला मैदान में तमाम स्टार प्रचारक पहुंचे हों, लेकिन पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने एक शब्द कहने की जहमत नहीं उठाई। भागीरथी और अलकनंदा का संगम, जहां से मां गंगा नाम पड़ा है और आगे हरिद्वार की तरफ और पूरे भारतवर्ष की तरफ पड़ती है, ये बहुत पवित्र स्थान है, हमारी आस्था है। और आज चूंकि देवप्रयाग विधानसभा में हमारा चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है, तो पहले से हमारा ये तय था कि हम पहले मां गंगा के दर्शन करके और तदोपरांत रघुनाथ मंदिर जी में पूजा अर्चना कर आगे चुनाव का कार्यक्रम करेंगे। ये आस्था का विषय है, मेरी आस्था है, परमेश्वर में मेरी आस्था है। तो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ और हमारे शक्तिपीठ हैं, हमारे तमाम देवी देवता हैं, तो मुझे एक मकसद से मैं जा रहा हूँ, लेकिन अनेक फायदे मिल रहे हैं। गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव सेणा पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि देश के लिए जनरल रावत का गांव एक तीर्थ स्थल है। वे इस गांव की माटी को नमन करते हैं जिसने देश को एक महान लाल दिया। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक ग्राम पंचरवा पहुंचे। पंचर में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। जनरल विपिन रावत जी के घर आए, उनके गांव में आए और हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत भावुक क्षण है। यहाँ पर आके गौरवान्वित भी हैं और किस प्रकार से एक छोटे से गांव से निकल के
देश में सबसे बड़े सेनापति बनना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी, ये एक तीर्थ स्थल है हम लोगों के लिए। और यहाँ पर आके हम वाकई गौरवान्वित है कि एक छोटे से गांव से देश का इतना बड़ा जनरल बनना, सीडीएस बनना, वाकई ये बहुत ही पवित्र स्थल है हम लोगों के लिए। उत्तराखंड के मसूरी में भाजपा नेताओं ने बूथ और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं सभी लोगों को केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर मसूरी मंडल प्रभारी पूनम नौटियाल ने कहा कि 19 अप्रैल को मतदान के बाद आने वाले परिणाम से स्पष्ट हो जाएगा कि पूरा उत्तराखंड मोदी मई हो रहा है। चुनाव अब बहुत नजदीक आ चुका है। 19 अप्रैल मतदेय का दिन है और पूरे उसमें प्रदेश के अंदर देखा जाए तो मेरे ख्याल से विपक्ष तो कहीं पर नजर आ ही नहीं रहा है। जहां देखो भाजपा की लहर है, मोदी मोदी हो रहा है। और 19 तारीख को जिस दिन मत पड़ेंगे उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो ये परिणाम अपना आप बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। आगे कुछ कहने की ज्यादा जरूरत मैं महसूस कर नहीं रहा हूं, सभी आप लोग जानते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान शहर में लगने वाले जाम से होने वाली समस्या को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन से समस्या के निराकरण के लिए 4 सप्ताह में प्लान पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। जो यहाँ का लोकल टैक्सी वाला है उसके लाइसेंस को उन्होंने कहा कि नैनीताल में उसको नहीं वैध माना जाएगा। तो इसलिए उस रिव्यू पिटीशन में हमने कहा सब ये जो हमारा जो ये ऑर्डर है ये जाना चाहिए। तो माननीय अदालत ने ये कहा कि भाई देखो ये तो गलत बात है। प्रशासन को पूछा कि भाई क्या करोगे, लेकिन माननीय अदालत ने एक चीज जरूर कही कि उनकी जो उस पे आप ये ठप्पा लगा रहे हो रिन्यूअल में या उसमें नई गाड़ियों का उन्होंने आज नहीं किया। मैंने बल्कि बहस भी किया कि भाई जो लोगों की पुरानी टैक्सी अगर फेस्ड आउट हो गई और उसकी जगह नहीं लेना चाहिए क्योंकि रोजी रोटी है तो उसको तो परमिट कर दो। तो कोर्ट ने कहा इसको हम बाद में सुनेंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि भाई ये जो अगर तुम उस पे जो लोकल यहाँ का जो परमिट है जिसका उसमें जो ये ठप्पा मार के ये कह रहे हैं कि नैनीताल के लिए वैध नहीं है। जैसे 27 अगस्त 2019 में इस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, उसके क्रियान्वयन में वो ये लोग एक ठप्पा मारते हैं जिससे इनको दिक्कत हो रही है। तो कोर्ट ने कहा ये तो गलत है और इसको पुनः देखो इसको और उनको रोको नहीं। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में पूरे उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं और ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मतगणना स्थलों सहित आंतरिक बॉर्डर पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बल जगह जगह फ्लैग मार्च करने के साथ ही आंतरिक बॉर्डर और चेक पोस्ट पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। देखिए, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत लगातार सबसे पहले तो जो हमारे वल्नरेबल हैमलेट्स हैं तो उसमें एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत जो हमारे पास आईटीबीपी और एसएसबी सीपीएमएफ जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है, तो उनके द्वारा लगातार फ्लैग मार्च, जैसे कि आपको पता होगा, लगातार सुबह शाम जो फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो भी हमारे मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं और जो भी सेंसिटिव एरियाज में हैं उसमें भी लगातार मीटिंग की जा रही है और एसएसबी और आईटीबीपी के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही साथ जो खुराफाती तत्व हैं, बैड एलिमेंट्स हैं, बैड कैरेक्टर्स हैं, उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। 107-16 है, 110 में बाउंड डाउन किया जा रहा है। जिनके विरुद्ध पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं, जो कन्विक्ट हो चुके हैं या जो बेल पे बाहर हैं, तो उनके वेपन भी जमा करवाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और इसी कड़ी में कई केंद्रीय मंत्रियों के उत्तराखंड दौरे भी प्रस्तावित है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर पहुंचे। भले ही प्रधानमंत्री का दौरा देहरादून में न हो, लेकिन अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड पहुंचने वाले केंद्रीय मंत्रियों के देहरादून पहुंचने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वीआईपी मूवमेंट के सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अधिक संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। इसके साथ ही जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है
और आपराधिक प्रवृत्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लगातार जो वीआईपी या वीवीआईपी विजिट जो है वो शुरू होने वाली हैं। ये जो रैलियां होने वाली हैं पार्टी विशेष, जिनकी काफी पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, उनके द्वारा भी हाल में जो है रैली का आयोजन भी होने वाला है। तो उसको लेके भी हमारे द्वारा जो है कमर कस ली गई है, उसमें फोर्स की व्यवस्था की जा रही है और जैसे जैसे जिस लीडर्स की जहां भी रैली होगी तो उसके अनुसार फोर्स की व्यवस्था भी की जाएगी और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि आमजन को भी कम से कम इसमें सुविधा हो। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सुनहरा में देहरादून से आई ड्रग्स विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। औषधि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के दवाओं का निर्माण किया जा रहा था। सूचना के आधार पर फैक्ट्री के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। छापेमारी के बाद से फैक्ट्री संचालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। सूत्रों के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बिहाफ पर एडिशनल कमिश्नर साहब द्वारा जो है एक टीम बनाकर भेजी गई थी, जिसमें जो कि सुनहरा में स्थित तलवार इंटरप्राइजेस पर पहुंची और उनके द्वारा हम टीम द्वारा जांच किया गया तो पाया गया कि इनके द्वारा जो है इनके पास बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिए ये लोग जो है बल्क ड्रग की फॉर्मुलेशंस कर रहे थे। ये पैलेट्स, दवाई के पैलेट्स बना रहे थे, तो वो पाए गए हैं यहाँ पर और उसको देखते हुए इनके ऊपर जो है टीम द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सुसंगत धारा। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में लाठी डंडों से लैस लोगों ने निजी अस्पताल में घुसकर एक डॉक्टर को बेरहमी से पीटा। उन्होंने बीच बचाव में आए फार्मासिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं बख्शा। काफी देर तक आरोपी अस्पताल कैंपस में मनमानी करते रहे। घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पीड़ित डॉक्टरों की तहरीर पर पुलिस ने हमलावर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों में एक युवती भी शामिल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि हरिद्वार दिल्ली हाईवे के एक निजी अस्पताल में देर रात फार्मासिस्ट 7 स्टाफ नाइट ड्यूटी पर थे। इसी दौरान लाठी डंडों से लैस 5 युवक और एक युवती अस्पताल में आ धमके। आरोप है कि युवकों ने डॉक्टर की घेराबंदी कर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। ने बोला कि नहीं, मैं कोई पेपर नहीं बनाऊंगा। तो बोला कि नहीं, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आपको एक ओपीडी पेपर बनाना पड़ेगा, तभी मैं ट्रीटमेंट कर पाऊंगा। इतना सुनते ही वो लड़का बाहर गया और अपने 4 साथियों को बुलाया। ये पांचों फिर मिलकर काफी बुरी तरीके से डॉक्टर को, स्टाफ को, गार्ड को काफी बुरी तरीके से पीटा। इतने बर्बर तरीके से एक एमबीबीएस डॉक्टर को रात में पीटना ये सही नहीं है। ये आज रात को 3 बजे के आसपास की घटना है, जिसके संबंध में हमें तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें डॉक्टर द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि कुछ लड़के, जो 4-5 लड़के आए थे, जो इलाज करने के लिए आए थे, कुछ विवाद होने पर उनके द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। इसमें यह देखा गया कि जिससे सीसीटीवी में दिख भी रहा है कि डॉक्टर के साथ काफी मारपीट की गई है और उसमें से एक लड़के को उसने चिन्हित भी कर लिया है, जो आसपास का ही रहने वाला है। इस संबंध में एफआईआर पुलिस ने कर ली है तथा इसकी जांच की जा रही है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए। हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग पर लिसा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में भारी मात्रा में लिसा रखा हुआ था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू करने का प्रयास कर रही हैं। लिसा फैक्ट्री में आग लगी है, ये पीर बाबा मंदिर के पास। तो इसमें काफ़ी भीषण लिसा फैक्ट्री बताई जा रही है और भीषण आग यहाँ पर लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की पर्याप्त व्यवस्था की गई और आग में समय नियंत्रण करने के प्रयास किया। चंपावत जिले के नौला पानी के ग्रामीणों ने बीते दिनों सड़क सुविधा और पानी की समस्या को लेकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। इसके बाद जिला अधिकारी नवनीत पांडे ने ग्रामीणों से चर्चा कर इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। ग्रामीणों ने कहा है कि अब सभी लोग डीएम की वार्ता से सहमत हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में नौला पानी से पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी और जिला अधिकारी ने तत्काल उन समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए
जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। हमारे यहाँ पर नालापानी पंचायत के अंतर्गत 2 गांव आते हैं, तलियाबाज नालापानी। तो वहाँ की जो कई वर्षों से समस्याएं थी तो समाधान नहीं हो पा रहा था। पेयजल की समस्या है, वहाँ के लिए योजना नहीं बनी थी, और उधर दूसरा सड़क की सुविधा नहीं। हमारे गांव में 2 गांव में लिंक रोड नहीं है। उस सबको मांग को लेकर हम लोगों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया था। तो उस संबंध में जिला प्रशासन से हमें वार्ता के लिए बुलाया गया। उसमें हमारे जिलाधिकारी जी ने सड़क के सर्वे के लिए तुरंत आदेश कर दिए हैं, और पेयजल के लिए भी कल से सर्वे करने की बात कही है। और जो पेयजल की समस्या जल्दी हल हो जाएगी। इसके साथ ही सड़क और विद्यालय की एक समस्या थी, विद्यालयों के लिए उच्चीकरण किया हुआ था, लेकिन उसमें क्लास चल रही थी। उसमें भी कहा कि शीघ्र उसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधम सिंह नगर के खटीमा वन क्षेत्र में लकड़ी की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच खटीमा उपवन प्रभाग के किलपुरा रेंज अंतर्गत वन विभाग ने वन निगम को हस्तांतरित किए गए लाटों में से चोरी किए जा रहे 11 सागौन के बेशकीमती लट्ठे से भरी एक ट्रॉली बरामद की। मौके से ड्राइवर ट्रैक्टर सहित फरार हो गया है। फिलहाल एसडीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी मिली थी कि वन निगम को हस्तांतरित ब्लॉक में हमारी एक ट्रॉली पकड़ी गई है, जिसमें सागौन के लॉग भरे हुए थे। तो उसके बाद हमारे वन विभाग की टीम और वन निगम की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ट्रॉली को पकड़ लिया गया है। ट्रॉली को भी खड़ा किया गया है किलपुरा वन क्षेत्र परिसर पे, और अभी वर्तमान में आगे की जांच जारी है। ड्राइवर वगैरह उससे भागकर चले गए, कौन इसके पीछे है और इसका हाथ किसका है। हरिद्वार जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद में उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार खेल गतिविधियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला खेल कार्यालय हरिद्वार की ओर से 21 साल से कम आयु के बालिकों की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। वहीं रुड़की के ढंढेरा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि सरकार ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। वहीं उन्होंने मुफ्त राशन पर भी कहा है कि 5 सालों तक लाखों जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन भी भाजपा सरकार ने दिया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी सीधे निशाना साधते हुए बताया कि हरीश रावत ने अपने पुत्र को टिकट तो दिलवा दिया, पर उन्हें उस पर भरोसा नहीं है कि वे पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे, इसलिए हरदम उनके साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, प्रेस वार्ता हमारी प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धि के विषय थे। देखिए, प्रेस वार्ता हमारी प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धि के विषय थे, तो मैंने आज सबके सम्मुख रखे। आखिर उत्तराखंड देवभूमि के में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मन मस्तिष्क बसता है। हम अपने एजेंडे में गाँव जाकर जो विषय को लेकर जा रहे हैं वो हमारा विकास कार्य है, और इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रही है। कि जाति कोई नहीं बदलता है, हर राज्य के, हर देश के संवैधानिक व्यवस्थाएं होती है, जो आज तक होता है वही हो रहा है, कोई नई चीज उस पर नहीं आ रही है। ये कौन गुमराह कर रहा है इस बात को लेकर? आगे जिसको जाति बनाओ तो बनने का। रुड़की के झबरेड़ा में मंगलवार को विधायक वीरेंद्र जाती ने कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा को वॉशिंग मशीन बताते हुए कहा कि आज हर पार्टी का नेता अपनी कमियां छुपाते हुए भाजपा में शामिल हो रहा है और अपनी गंदगी वॉशिंग मशीन में धोने की कोशिश कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि आज एड और सरकारी महकमे का सहारा लेकर भाजपा आम लोगों पर अपना दबाव बना रही है, जिसका खामियाजा भाजपा को एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। जो हमारे सारे विधायकगण दिखाई दे रहे हैं, हमारे सारे मंत्री, पूर्व मंत्री, हमारे सभी पदाधिकारीगण दिखाई दे रहे हैं, तो सारी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो अब प्रदेश में चुनाव है, अब आप कहेंगे साहब गणेश घोषयाल जी नहीं दिखाई दे रहे, अब गणेश घोषयाल जी अपना चुनाव लड़ेंगे कि यहाँ हमारे साथ आएंगे? तो ऐसा नहीं है। सभी लोग जो है मिलजुल के वीरेंद्र रावत को चुनाव लड़ा रहे हैं और जो है मिलजुल के ही हम मेरे को जिताएंगे।
लोकसभा चुनाव के लिए इन दिनों परिवहन विभाग वाहनों का अधिग्रहण कर रहा है। मंगलवार को परिवहन विभाग के कर्मचारी अल्मोड़ा के एसएसजे विश्वविद्यालय के कुलपति का वाहन अधिग्रहण करने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंच गए, जिसकी जानकारी कुलपति को दी, लेकिन कुलपति ने वाहन देने से इनकार कर दिया। परिवहन कर्मियों ने कुलपति को नियमों का हवाला दिया, इसके बाद भी कुलपति नहीं माने। उनका कहना है कि वह एक संवैधानिक पद पर है। राज्यपाल से लेकर उन्हें कई बड़ी बैठकों में उपस्थित रहना पड़ता है। अचानक अगर उन्हें कहीं जाना पड़े तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। कुलपति के निवेदन के बाद भी परिवहन विभाग कर्मचारी नहीं माने और वाहन को साथ ले जाने की जिद पर अड़ गए। देर शाम तक अधिग्रहण को लेकर खींचतान चलती रही। और मेरी व्यक्तिगत रूप से राय है कि कुलपति की वाहन का जो अधिग्रहण करने से पहले ये भी देखना चाहिए कि उस व्यक्ति की कितनी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं और उनके कितने काम हैं। बाकी ये शासन प्रशासन का काम है। अगर उनको लगता है ये नियम के अनुरूप है, कानून के अनुरूप है, व्यवस्था के अनुरूप है, तो ठीक है कि मेरा कोई निजी वाहन तो है नहीं। अगर वो चाहते हैं कि वो अपना वहाँ वो सरकारी वाहन है, सरकार उठा ले जाना चाहे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरी ये है कि मेरे व्यक्तिगत रूप से इस बात से बहुत दुख हुआ कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कि एक रूम में आकर के किसी आरटीओ ऑफिस से आके लोग कहें कि हम आपकी गाड़ी उठाने ले जा रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।